नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है भारतीय जनमानस के आचरण में विनय पिटक। अब आप सोचेंगे कि विनय पिटक क्या है। विनय पिटक एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध का समस्त ज्ञान और विधान त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक, जो पिटक शब्द है, पिटक का अर्थ है पिटारा, अर्थात जो ज्ञान की पोथियां रही होंगी वो पिटारों में भर भर कर रखते होंगे। तो त्रिपिटक अर्थात तीन पिटारे। तो इन तीन पिटारों में कौन कौन से तीन पिटारे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो पहला विनय पिटक है वो विनय या नियमों का संग्रह है। भिक्षु संघ या भिक्षुनी संघ, उपासक और उपासिका संघ के क्या विनय होंगे, इन विनय का संग्रह ही विनय पिटक है। आप गौर कीजिए कि जो विनय पिटक है, जो नियमों का संग्रह है, जो विधान है, वो सबसे ऊपर रखे गए हैं। अर्थात विनय पिटक में विधान है, सुत्त पिटक में बुद्ध का ज्ञान है और अभिधम्म पिटक में दर्शन है। बुद्ध ने विधान को, नियमों को सबसे ऊपर रखा है। बुद्ध का मानना था कि विनय का पालन जितने सटीकता से किया जाएगा उतनी ही धम्म की, संघ की आयु बढ़ेगी, उतनी ही संघ की आयु अधिक होगी। विनय पिटक में यह बात हमें पढ़ने को भी मिलती है कि एक जगह बुद्ध कहते हैं, विनयो नाम संघस्य आयु। विनयो नाम संघस्य आयु, विनय संघ का आयु निर्धारक है। अर्थात विनय इतना महत्वपूर्ण है कि संघ की आयु निर्धारित करेगा और संघ की जितनी लंबी आयु होगी उतनी ही धम्म के लिए अच्छा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भगवान बुद्ध विनय को सबसे ऊपर रख रहे हैं। यह 2500 वर्ष पूर्व ही नहीं, आज भी यह उतने ही मायने रखता है कि जिस देश में कानून पालन करने वाले लोग अधिक से अधिक होंगे उस देश का विकास भी जल्दी होगा, उस देश में अपराध कम घटित होंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि विनय का पालन सटीकता से और कठोरता से किया जाए। विनय का पालन करने के लिए संस्थाएं विकसित की गई थी। बहुत सी संस्थाओं का आचरण हम आज भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनमानस यह भूल गया है कि जो आचरण में है, जो ज्ञान है, वो कहाँ से सृजित हुआ है। जिस प्रकार ग्राम में ग्राम सभा, राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और प्रथम बार चुने हुए सदस्य जब सदन में पहुंचते हैं उनके लिए शपथ दिलाई जाती है। सदन में पहुंचकर उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष का चुनाव होने के उपरांत उसे ऊपरी वाली सीट पर बिठाया जाता है और वह फिर सभी सदस्यों को सुनता है। सदन में जो इम्पीचमेंट का
कार्रवाई होती है, उसकी सुनवाई होती है। इम्पीचमेंट की कार्रवाई राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि संविधान संबद्ध कार्य करते नहीं पाए जाते तो प्रारंभ की जाती है। आप इम्पीचमेंट की कार्रवाई देखें या उपोषण की कार्रवाई देखें, दोनों लगभग एक जैसी है। हमारा प्रोटेम स्पीकर की चुनाव देखें या संघ में प्रथम पंक्ति पर जो धम्मासन पर आसीन हुआ भिक्षु, उसकी प्रक्रिया देखें, दोनों लगभग एक जैसी है। अर्थात वर्तमान प्रक्रिया लोकतंत्र में जो है इम्पीचमेंट की या सदस्य चुनने की, अध्यक्ष चुनने की, वो विनय पिटक से ही ली गई है। विनय पिटक में तिथियां निर्धारित थीं। इसमें माह की दोनों अष्टमियां, पूर्णिमा और अमावस के पूर्व वाली चतुर्दशी, 4 तिथियां माह में फिक्स हैं। ये 4 तिथियों का वर्णन न केवल आपको विनय पिटक में देखने को मिलता है, बल्कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इन तिथियों का वर्णन है। और ये चारों तिथियां सम्राट अशोक बहुत पवित्र मानते हैं और इन तिथियों पर पशुवध भी प्रतिबंधित करते हैं। दिल्ली टोपरा स्थित जो मेजर शिला स्तंभ है, उसके 5वें भाग में सम्राट अशोक शिलालेख खुदवाते हैं। इस शिलालेख में लिखते हैं, 8वीं पखाए चातुदशाए पंडसाय तिसाय, अर्थात अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा यह उपोषण के लिए निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों में जीव हत्या भी नहीं की जाएगी। अब मैं चलता हूं कि उपोषण क्या है। उपोषण एक्चुअली एक ऐसा स्थल है, हर महाविहार में एक सीमा निर्धारित करके उपोषण की स्थापना की जाती थी। उपोषणागार होते थे जिनकी सीमाएं निर्धारित थीं और उपोषणागार की तिथि भी निर्धारित थी कि दोनों अष्टमियां, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की और पूर्णिमा। इसकी तैयारी भी पहले से की जाती थी, उसका भी विधान मौजूद है। इसकी तैयारी करने के लिए उस स्थान में सबसे पहले झाड़ू देना, समज्जनी, पदीपोचा, दीपक लगाना और उदकंग आसनेन चा, आसन बिछाना तथा पीने और पैर धोने का पानी का पर्याप्त इंतजाम करना। इन सब चारों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं करने के बाद भिक्षु को आमंत्रित करके उनको बिठाया जाता था। पाली में बताता हूं आपको, समज्जनी पदीपोचा उदकंग आसनेन चा। समज्जनी झाड़ू लगाकर, पदीपोचा प्रदीप ज्वलित करके, उदकंग आसनेन चा पानी भरकर और आसन बिछाकर, उपोषस्य एतानि पुब्बकर्णन्ति भुज्यति, ये उपोषण करने के पूर्व ये कार्य कर लेने चाहिए। फिर भिक्षु आने के उपरांत, एक्चुअली जो भिक्षु संघ है, ये संघ भी 4 प्रकार के थे। भिक्षुओं के लिए भिक्षु संघ, भिक्षुनियों के लिए भिक्षुनी संघ, उपासक के लिए उपासक संघ और उपासिका के लिए उपासिका संघ। सभी अपनी अपनी संघ में उपोषण करते थे। उपोषण वह स्थान था जहां पर अपराध स्वीकृत करते थे, अपराध स्वीकार करते थे। यह अपराध स्वीकृति की संस्था थी, जहां पर कोई अपराध हो जाता है, कोई व्रत टूट जाता है, कोई सील टूट जाता है, तो वहां पर एक स्वीकार किया जाता था। अपराध के आधार पर यदि पराजिक अपराध है, जो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, तो उसमें सदस्य बर्खास्त भी किए जाते थे। भिक्षु संघ से, भिक्षुनी संघ से बर्खास्त भी किए जाते थे।
भिक्षु संघ में 227 नियम है जो 8 भागों में विभाजित हैं, और भिक्षुनी संघ में भी 311 नियम है, वह भी 8 भागों में विभाजित है। जो पहला क्रमांक है पाराजिक, उसमें सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है। कुछ व्रत तोड़ने पर, जो प्रायश्चित करने पर भी उनकी भरपाई हो जाती थी। ये एक्चुअली संघ के लंबे समय तक चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक था, न केवल भिक्षु संघ के लिए बल्कि भिक्षुनी संघ और उपासक और उपासिका संघ के लिए भी। इसकी कार्रवाई देखिए, जिस प्रकार आप विधानसभा या लोकसभा के जब प्रथम चुनाव होकर सदस्य पहुंचते हैं उसकी कार्रवाई होती है, डिक्टो हम विनय पिटक में उपोषित में देखते हैं। भिक्षु एकत्रित होने के बाद एक भिक्षु अपनी जगह से उठकर आवाज लगाएंगे और कहेंगे, भंते संघ मेरी बात सुने, यदि संघ को पसंद हो तो संघ की स्वीकृति जानकर भिक्षु संघ को प्रणाम कर पांति के आरंभ में रखे धम्मासन पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। संघ से एक सदस्य उठकर आते हैं और वो उस पर आसन ग्रहण करते हैं, फिर संघ की कार्रवाई चालू होती है। आप वही आचरण आप विधानसभा के चुनाव में देखिए, सदस्य पहुंचते हैं, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव उन्हीं सदस्यों में से किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर बैठते हैं, फिर सदन की कार्रवाई शुरू करते हैं, वही लोकसभा में है, यही उपोषित में है। उपोषित शुरू होता है और जिस किसी भिक्षु पर जो अपराध होता है या उपासक संघ का जो उपोषित होता है उसमें उपासक पर जो अपराध होता था, उस अपराध को एक भिक्षु पढ़कर सुनाएगा और यह उनकी जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि उपस्थित नहीं है तो उस पर आरोप नहीं लाया जा सकता। आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, संघ से उस पर निर्णय लेने के लिए आह्वान किया जाएगा, सहमत असहमत के लिए कहा जाएगा, जिस पर आरोप लगाया जाए उनको समय दिया जाएगा और पूरी सुनवाई के उपरांत श्रवण किया जाएगा और फिर एक धारणा, एक मत निकाला जाएगा कि भिक्षु पर क्या कार्रवाई की जाए, उपासक संघ है तो उपासक पर क्या कार्रवाई की जाए। ये पराजिक प्रकार का कृत किया है तो भिक्षु संघ सदस्यता से निष्कासित कर देंगे, या कोई सील या कोई छोटी मोटा कृत किया है जो प्रायश्चित या सेखी में दर्ज है तो उस पर प्रायश्चित के आधार पर भी उनकी गलती को माफ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार भिक्षु संघ अपना कार्य करता है, जिससे भिक्षु संघ में सील प्रज्ञा बनी रहे, भिक्षु संघ लंबी आयु को प्राप्त हो। विनय का आचरण बहुत जरूरी है। इस विनय के आचरण को पालन करने के लिए उपोषित का निर्माण किया गया था और उपोषित का संचालन समय समय पे अष्टमी को, कृष्ण चतुर्दशी या पूर्णिमा को आवश्यक था। यदि कोई भिक्षु सील से व्रत होगा, सील तोड़ेगा, उनको सजा का प्रावधान था। यदि जो उपोषित की प्रक्रिया प्राचीन काल में दोहराई जाती थी, आप मानकर चलिए प्रक्रिया हमारे नगर ग्राम कुटुंब में यदि स्थापित कर दी जाए तो अपराध की दर अपने आप बहुत कम हो जाएगी। एक ग्राम में 4 तिथियां जो फिक्स हैं, कम से कम 2 तिथियों में हम उपोषित करने लगें, सभा बुलाने लगें और उसमें चुनाव कर जो लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उसमें स्वीकृति
जिस प्रकार सुनवाई उपोषद में होती है, एक सदस्य अपना जिस व्यक्ति पर या जिस भिक्षु पर अपराध का आरोप है उसे पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा और सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करेगा, पूरा सदन, पूरा संघ उसको देखेगा, स्वाभाविक रूप से अपराध में कमी आएगी। जो अपराध किया है वो भी अपनी आत्मग्लानि से भरेगा और जो दूसरे सदस्यों से देखेंगे तो इस तरह का कृत्य नहीं करने की प्रेरणा लेंगे। भिक्षुओं के लिए प्रायश्चित करना भी एक बहुत बड़ी सजा थी, इसलिए उपोषद में कोई भी एलिगेशन ना लगे, भिक्षु अपना बहुत ख्याल रखते थे, जिससे विनय का पालन होता था, शील का पालन होता था और भिक्षु संघ अपनी ऊर्जा गति से चलता रहता था। फिर मिलेंगे दोस्तों, साधु।